बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स मीडिया में। मैं राज और आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स मीडिया यूट्यूब चैनल। वैसे छात्र छात्राएं जो बिहार से डीएलएड या बीएड कर रहे हैं या इस बार जो है एडमिशन वो लेना चाह रहे हैं, बीएड का तो एडमिशन खैर शुरू है, डीएलएड में अभी एंट्रेंस एग्जाम होगा, उसके बाद से एडमिशन की प्रक्रिया जो है शुरू होगी। तो जो भी छात्र छात्राएं डीएलएड या बीएड करना चाहते हैं, इस फील्ड में जाना चाहते हैं, उनके जो लगातार सवाल आ रहे थे बहुत दिनों से कि एक शिक्षक बनना हो बीएड या डीएलएड करने के बाद, तो एक सरकारी शिक्षक बनते किस तरीके से है, इस पर एक पूरा प्रोसीजर के साथ वीडियो बनाइए। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यदि आप डीएलएड कर रहे हैं या बीएड कर रहे हैं तो बिहार में किस तरीके से होता है शिक्षक बनने की प्रोसीजर। लगभग क्लास 1 से लेकर के 12th तक के बारे में हम इस वीडियो में जानकारी शेयर करेंगे। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप अंतिम क्षण तक इस वीडियो में बने रहें। तो वीडियो शुरू करने के साथ साथ हम पहले बात कर लेते हैं कि यदि आप बीएड या डीएलएड कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद भी आपको डायरेक्ट तो खैर होता नहीं है, आपको एग्ज़ाम्स देने पड़ते हैं। एग्ज़ाम 3 तरीके के होते हैं शिक्षक बनने के लिए। एक तो सीटेट होता है, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। सीटेट सेंटर से होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट करवाती है, सीबीएसई जो है इसका एग्ज़ाम लेती है। एक बोर्ड ये हो गई। उसके बाद एक होता है बीटेट, बिहार के लिए बीटेट, और एक हो जाता है एसटीईटी, सुपर टेट के नाम से भी उसे जाना जाता है अलग अलग स्टेट में, लेकिन यदि बिहार में कहें तो सीनियर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये 3 एजेंसी हुई। तो बीटेट जो हुआ, बीटेट के तर्ज पर हर स्टेट में अपनी एक ऐसी एजेंसी होती है जो स्टेट में शिक्षक जब बहाल की जाती है तो उसके लिए एग्ज़ाम लेती है। तो बीटेट बिहार के लिए हो गया, यूपी यूपी के लिए होगा, राजस्थान के लिए अलग आता है, और अलग अलग स्टेट के लिए, मतलब ये स्टेट लेवल पर एक एजेंसी होती है। और सीटेट की हम बात करें तो सीटेट सेंट्रल लेवल पर है। यदि आप बीटेट पास करते हैं तो पर्टिकुलर बिहार में शिक्षक बनने के लिए बहाली जो भी आती है या आएगी, तो बीटेट वाले सिर्फ बिहार में ही अप्लाई कर सकते हैं, यूपी में नहीं कर सकते। लेकिन यदि आप सीटेट पास कर लेते हैं तो सीटेट वाले ऑल ओवर इंडिया किसी भी स्टेट में शिक्षक की बहाली आती है तो फिर आप वहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। तो यदि सीटेट हमें पास करना हो तो फिर एलिजिबिलिटी हमारी क्या होनी चाहिए, या बीटेट पास करना। बीटेट और सीटेट के लिए जो एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन है दोनों सेम है। होता क्या है कि सीटेट हो या बीटेट 1 to 5 के लिए एक अलग एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है जिसे पेपर 1 कहते हैं, और 6 to 8 के लिए अलग एग्ज़ाम जो है कंडक्ट करवाती हैं, दोनों सीटेट भी और बीटेट भी। तो यदि आपको 8वीं क्लास तक के यानी 1 to 5 या 6, 7, 8 तक के शिक्षक आपको बनना है तो बीटेट आती है तो बीटेट का एग्ज़ाम दीजिए, नहीं तो सीटेट जो है उसका एग्ज़ाम दीजिए। अब क्या होता है कि सीटेट जो होता है वो हर साल होता है, और बिहार सरकार जब भी 6ठे चरण की बहाली हुई है उसमें सीटेट वाले बहुत सारे कैंडिडेट को लिए हैं। सीटेट जो है हर साल होता है, पहले होता था कि साल में 2 बार होता था। अच्छा, सीटेट में एक चीज़ और समझ लीजिए कि सीटेट या बीटेट का कौन कौन छात्र छात्राएँ फॉर्म भर सकते हैं, इसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है। यदि आप 1 to 5 के लिए शिक्षक बनना चाहते हैं तो मैंने आपको बताया कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए जो है 6 to 8 पेपर 2 के लिए हो गया और 1 to 5 पेपर 1 हो गया। तो यदि आपके पास इंटर के बाद डीएलएड हो जाता है तो इंटर प्लस डीएलएड होता है तो आप पेपर 1 के लिए आप फॉर्म भरते हैं। वहीं यदि आपका बीएड है और तो बीएड के बाद जो है होता है कि आप 1 to 5 और 6 to 8 दोनों के लिए आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, सीटेट का या बीटेट का। बीटेट जो है लास्ट टाइम 2017 में हुआ बिहार में, उसके बाद से नहीं हुआ। उसके बाद सीटेट का एग्ज़ाम हुआ, उसमें जो कैंडिडेट पास किए सरकार उसको जो है जो वैकेंसी आई थी 6ठे चरण में सीटेट वालों को ली, और अभी जो आप देख पा रहे हैं आंदोलन वगैरह चल रहा है। एक तरफ कहा जा रहा है कि 7वें चरण की बहाली निकाली जाए, और दूसरी तरफ वैसे छात्र छात्राएँ जो सीटेट की परीक्षा पास नहीं किए वह कह रहे हैं कि बीटेट एग्ज़ाम पहले कंडक्ट करवाई जाए, तो जो है आप जो है उसके बाद बहाली के लिए जो है 7वें चरण की बहाली के लिए आप विज्ञप्ति दीजिएगा। तो बात हमारा वो नहीं है, अभी यह है कि एलिजिबिलिटी और हमें जो 3 एजेंसी है उसको समझना है। तो सीटेट में सीटेट भी जो है पेपर 1 और पेपर 2 दो ही एग्ज़ाम लेती है, और बीटेट भी जो है पेपर 1 पेपर 2 दो ही एग्ज़ाम लेती है। पेपर 1 1 to 5 के लिए आता है, पेपर 2 6 to 8 के लिए आता है। अब सवाल ये आता है कि यदि हमें 9th 10th के लिए शिक्षक बनना हो या 11th 12th के लिए शिक्षक बनना हो, तब आ जाता है स्टेट। स्टेट हर स्टेट के लिए अलग अलग होता है। जैसे कि बीटेट और सीटेट हुआ तो सीटेट जो है 8 तक के ही एग्ज़ाम लेती है, सीबीएसई करवाती है सीटेट एग्ज़ाम। उसके आगे का जो है वह हर स्टेट के एजेंसी के ऊपर छोड़ देती है। आगे का जो है 9th 10th या 11th 12th के लिए सीटेट एग्ज़ाम नहीं लेती है। यदि आप 9th 10th या 11th 12th के लिए आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको किसी स्टेट का, जैसे कि यूपी में होता है यूपी सुपर टेट, और बिहार में एसटीईटी हुआ,
यानी सीनियर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो STET भी जो है वह हर साल नहीं होता है। बिहार में लास्ट टाइम 2019 में हुआ, उसके बाद से अभी तक के नहीं हुआ। तो अब STET की क्वालिफिकेशन क्या होती है? तो स्टेट 9th और 10th और 11th 12th। तो 9th और 10th के लिए कहा जाता है पेपर 1 STET के लिए, और 11th 12th के लिए कहा जाता है पेपर 2 के नाम से इसे जाना जाता है। तो 11th 12th का कौन जो है उसके शिक्षक बनने के लिए फॉर्म भर सकता है और एग्जाम दे सकता है STET का, और 9th 10th का? तो यदि आपका BEd होता है, BEd प्लस स्नातक है, PG नहीं, MA MSc MCOM नहीं है, BEd प्लस आपका स्नातक है, तो 9th 10th के लिए आप जो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं यदि STET की जो वैकेंसी आती है उसके एग्ज़ाम के लिए आती है। तो वहीं 11th 12th के लिए कौन? तो आपके पास BEd प्लस ग्रेजुएशन प्लस PG डिग्री हो, तब आप 11th 12th के लिए शिक्षक बनने के लिए आप एलिजिबल होते हैं और STET का आप एग्ज़ाम देते हैं। तो ये 3 एजेंसी और एलिजिबिलिटी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि ये जो 3 जो एग्ज़ाम और एजेंसी के नाम मैंने बताया हैं, इस एग्ज़ाम को देने के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। यदि हम BEd कर ही रहे हैं या DLED कर ही रहे हैं और उस बीच में इस एग्ज़ामिनेशन के लिए फॉर्म भरने के लिए आ जाए, फॉर्म की तारीख वगैरह, तो क्या हम एलिजिबल होते हैं? तो NCTE नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, इंडिया भर में जितनी भी कोर्सेज होती है टीचिंग कोर्सेज, इनके लिए गाइडलाइंस यही एजेंसी तैयार करती है, भारत सरकार के अधीन ये काम करती है। पहले ये था नियम कि यदि आप BEd या DLED में एडमिशन लिए हुए हैं और उस बीच में आप चाहते हैं कि CTET का एग्ज़ाम दे या BTET की परीक्षा की आ गई नौबत, तो हम BTET का एग्ज़ाम दे या STET का, तो क्या कंडीशन था? तो पहले था कि आपका फर्स्ट ईयर BEd का या DLED का आपका क्लियर होना चाहिए, सेकेंड ईयर में आप अपेयरिंग हो, तब आप इसका फॉर्म भर सकते थे। लेकिन अब लगभग हाल ही में NCTE ने एक रिपोर्ट जारी किया जिसमें यह बता दिया, बहुत अच्छी न्यूज़ है, कि यदि आप DLED या BEd में आप एडमिशन, सिर्फ आपका एडमिशन हो जाता है और आप जो है फर्स्ट ईयर का आप एग्ज़ाम दिए होते हैं या नहीं दिए होते हैं, सिर्फ एडमिशन आपका हो गया, तो CTET का यदि एग्ज़ाम का फॉर्म आ गया तो आप एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं। तो मोटा मोटी अभी 2022 दिसंबर में जो CTET के फॉर्म जो एग्ज़ाम होने वाली है CTET का दिसंबर में, उसके लिए आप एलिजिबल होंगे। तो यदि आप 2022 में भी DLED में एडमिशन ले लिए हैं या लेने वाले हैं, वहीं यदि आप BEd में एडमिशन ले लिए हैं या लेने वाले हैं, तो एडमिशन आप ले लीजिएगा, तो बस हो गई बात, CTET का आप फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन एक बात आपको याद रखनी है कि CTET का ठीक है, हम फॉर्म भर दिए, एग्ज़ाम निकल जाता है, एग्ज़ाम निकलने के बाद यदि विज्ञप्ति बहाली आ जाती है तो फिर आप एलिजिबल नहीं होंगे। एलिजिबल कब आप माने जाएंगे? CTET का एग्ज़ाम निकल जाएगा आपका, भले ही सेकेंड ईयर क्लियर होने से पहले भी आपका एग्ज़ाम निकल जाता है, तो वो CTET या BTET वैलिड रहेगा। लेकिन विज्ञप्ति जारी होने से पहले, जैसे कि 7वें चरण की बहाली आने वाली है, तो 7वें चरण की बहाली आने से पहले आपका DLED या BEd सेकेंड ईयर आपका क्लियर होना चाहिए। सेकेंड ईयर का रिजल्ट उस वक्त तक आपका आ चुका। अच्छा, मान लीजिए कि दिसंबर वाला जो है CTET का एग्ज़ाम जो भी होने वाला है उसको देंगे वैसे छात्र छात्राएँ जो पिछले साल एडमिशन लिए हैं या इस साल एडमिशन लेने वाले हैं, उसका यदि CTET निकल जाता है तो क्या होगा? क्या वो उसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते? तो यदि ये वैकेंसी अभी आ गई तो फिर आप जो है अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यदि अभी ये वैकेंसी आती है तो आप तभी अप्लाई कर सकते हैं जब आपका DLED या BEd क्लियर होगा तब। मोटा मोटी कहने का मतलब यह है कि आप DLED या BEd आप कर रहे हैं तो उस बीच में आप CTET का एग्ज़ाम दे सकते हैं, वो वैलिड भी होगा, पूरी तरीके से मान्य होगा। लेकिन विज्ञप्ति आने से पहले CTET तो क्लियर है ही, आपका BEd या DLED भी आपका क्लियर होना चाहिए। तो ये भी कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो यदि आप इस बार एडमिशन लेने वाले हैं, एडमिशन ले लिए हैं, तो CTET का तैयारी कीजिए, दिसंबर वाला जो एग्ज़ाम निकालिए। STET का एग्ज़ाम तो खैर होगा नहीं, क्योंकि जो 19 में हुआ था वो लोग अभी उनका भी बहाली नहीं हुआ है, तो फिर कैसे होगा? ये 23-24 तक हो सकता है STET जो 9th 10th और 11th 12th के लिए जो शिक्षक बहाल किए जाते हैं। तो ये पता चल गया होगा कि CTET या BTET का फॉर्म यदि आ जाता है तो किस कंडीशन में वैलिड होता है और फॉर्म कब भर सकते हैं, ये हो गई। अब चलिए मान लेते हैं कि सब कुछ हो गया, मेरा ट्रेनिंग भी कंप्लीट, BEd या DLED और CTET या BTET दोनों में से कोई निकल गया। अब बहाली आती है तो क्या प्रोसीजर होता है? तो यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि पेपर 1 जो 1 to 5 के लिए होता है वह प्राथमिक स्कूल में आपको बहाल किए जाते हैं। 6 to 8 जो होता है वह मध्य विद्यालय मिडिल स्कूल में बहाल किए जाते हैं। तो जैसे ही बिहार सरकार या कोई भी स्टेट गवर्नमेंट जो है बहाली निकालती है, उसके बाद से आपको आवेदन देना पड़ता है।
आवेदन अभी जो है अभी तक के जो है ऑफलाइन ही हो रहा है। नियोजन इकाई में आपको आवेदन देना पड़ता है। यदि आपका सीटेट पेपर 1 ही आपका क्लियर है, 5 तक के शिक्षक आप बनना चाहते हैं, तो आपको जो है बिहार की हम बात कर लेते हैं। तो बिहार में जितने भी पंचायत है, पंचायत वार जो है, पंचायत वाइज जो है रिक्ति, किस पंचायत में कितने शिक्षक और कौन से सब्जेक्ट में उसकी सीट खाली है, उसके लिए गवर्नमेंट के पास, शिक्षा विभाग के पास डेटा रहती है, उसके हिसाब से बहाली निकालती है। तो मान लीजिए कि आपके नियर बाय में 10 पंचायत है, 10 पंचायत में 50 सीट खाली है प्राथमिक स्कूल में बहाली के लिए। तो फिर आपको हर पंचायत में जा कर के पंचायत शिक्षक नियोजन इकाई के पास आपको जो है ऑफलाइन मोड में आवेदन देना पड़ेगा। ये पंचायत शिक्षक नियोजन इकाई मुख्य तौर पर माने तो जो पंचायत सचिव होते हैं उन्हीं के पास होते हैं, जहाँ पर भी वो बैठते हैं वहाँ पर जाकर के आपको आवेदन देना पड़ेगा। वहीं यदि आप 6 to 8 के लिए आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो ये फिर पंचायत से थोड़ा ऊपर आ जाता है, ये ब्लॉक लेवल पर होता है। इसके लिए जो है रिक्तियाँ जो है ब्लॉक लेवल पर निकाली जाती है कि किस ब्लॉक में मिडिल स्कूल के शिक्षक बनने के लिए कितनी सीटें खाली हैं। उस हिसाब से आपको ब्लॉक वाइज जा करके आपको आवेदन देना पड़ता है। तो मान लीजिए कि आप यदि 1 to 5 के लिए है तो पंचायत में जाके आपने आवेदन दे दिया अलग अलग पंचायत में, और 6 to 8 के लिए है तो आप जो है ब्लॉक में जा करके 5 जगह 7 जगह अपने हिसाब से लोग अपने नंबर के अकॉर्डिंग जो है दे देते हैं आवेदन की, कहीं ना कहीं तो हो ही जाएगा। तो आपने आवेदन भी दे दिया। आवेदन देने के बाद मेरिट बनती है। मान लीजिए किसी पंचायत में 50 सीट है लेकिन कैंडिडेट 70 कैंडिडेट आवेदन कर दिए, तो वहाँ पर मेरिट बनाई जाती है। मेरिट उस हिसाब से बनाई जाती है कि नियमावली वहाँ की गवर्नमेंट ने वह क्या बनाई है। जैसे कि छठे चरण की बहाली के लिए एक नियमावली अलग थी, उसमें आपको एकेडमिक मार्क्स देखा गया था, उसके साथ ही आपका सीटेट में जो है कितना नंबर है, उसके साथ जो आपका जो टीचर ट्रेनिंग कोर्स है उसमें कितने नंबर है, उस सबको मिला करके एक मेरिट बनाई जाती है। और जब मेरिट बनती है तो जिसका ज़्यादा नंबर होता है सबसे पहले उसको बुलाया जाता है। तो मेरिट बनने के बाद एक काउंसलिंग की तिथि फिक्स होती है, ब्लॉक लेवल में भी, वहीं मिडिल स्कूल के लिए, और पंचायत लेवल में भी प्राथमिक स्कूल के लिए। तो काउंसलिंग होती है, उसमें आपको पहले ही से पता लगा लेना होता है कि मेरा जो है वह कितने नंबर पर है, मेरे नंबर के अकॉर्डिंग मेरिट में मेरा नाम आया है कि नहीं आया है। मान लीजिए कि 50 को सीट है और आपका नाम 52वें नंबर पर है, तो आमतौर पर ये तो खैर कन्फर्म है कि नहीं होगा, 50 को सीटें हैं, लेकिन 50 को सीट है उसके अंदर में आपका मेरिट में नाम आया है 10 नंबर पर, 12 नंबर पर, 15 नंबर पर, तो रहते कि चांस है चलो 50 सीटें कम से कम इतने पर है तो मेरा हो ही जाएगा। तो उस बीच में काउंसलिंग के लिए एक फिक्स तारीख निकाली जाती है पंचायत लेवल से, या जो है शिक्षा विभाग जो वह जारी करती है, खैर वो पता चल जाता है। तो मान लीजिए काउंसलिंग की तारीख आ गई, तो उस बीच में आपको तमाम अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, उसके लिए बाज़ाब्ता डॉक्यूमेंट लिस्ट भी जारी की जाती है कि ये डॉक्यूमेंट आपको काउंसलिंग में लेकर के आना है। तो काउंसलिंग पंचायत लेवल पर पंचायत में हो जाती है और ब्लॉक लेवल वाला जो है वो ब्लॉक में हो जाती है। और एक चीज़, ये पंचायत की हम बात कर रहे हैं, ये ग्रामीण इलाकों के लिए। यदि आप शहरी इलाका से है तो वहाँ पर नगर पंचायत होता है, वहाँ पर ही सारा काम हो जाता है। फ़र्क सिर्फ इतना ही है कि यहाँ पर पंचायत में और वहाँ पर नगर निगम में, नगर पंचायत में हो जाती है। तो काउंसलिंग के लिए आपको बुलाया गया और वहाँ पर आपका मेरिट में नाम भी आ गया हुआ है, और वहाँ पर काउंसलिंग में आपको, वहाँ पर भी आपका सिलेक्शन हुआ। तो काउंसलिंग में आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है आपको देखे जाते हैं और सब चीज़ ठीक रहता है तो वहीं पर आपका जो है सिलेक्शन हो जाता है। उसके बाद से माने कि आप कन्फर्म शिक्षक बन गए, उसके बाद से ज्वाइनिंग लेटर आती है, आप ज्वाइन करते हैं और क्लासेस देना शुरू करते हैं जिस भी विद्यालय में या जिस भी मध्य विद्यालय में आपको भेजा जाता है। तो मोटा मोटी जो है यही होती है सरकारी शिक्षक बनने की पूरी प्रक्रिया। सीटेट या बीटेट पास कर लेते हैं। तो वहीं एसटीटी की बात करें तो एसटीटी में भी वही होता है, ब्लॉक लेवल पर उसमें बहाली होती है, पंचायत लेवल पर उसमें बहाली नहीं होती है। पंचायत लेवल पर बहाली या रिक्तियाँ सिर्फ वहीं पर निकाली जाती हैं जो प्राथमिक स्कूल की जब बात आती है तब। तो उम्मीद है कि आपको यह समझ में आ गया होगा कि यदि हम बीएड करते हैं या डीएलएड करते हैं तो उसके बाद जो शिक्षक बनने की प्रक्रिया वो क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया आपके इस वीडियो को देखने के लिए।